प्रबंधन के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्रबंधन के निम्न कार्य होते हैं: योजना या नियोजन, आयोजना, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, यानी पोस्ट कोप। तो योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। फिर ई गवर्नेंस की उपयोगिता बताइए। ई गवर्नेंस की उपयोगिताएं: यह शासन को स्मार्ट बनाता है। एस फॉर सरल यानी सिंपल, एम फॉर मॉरल यानी नैतिक, ए फॉर अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, और टी फॉर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। तो सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। तो स्मार्ट बनाता है। सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। फिर ई गवर्नेंस के कारण प्रशासकीय प्रक्रियाओं में न्यूनतम मानव हस्तक्षेप की जरूरत होती, और ये प्रक्रियाएं तकनीक के माध्यम से स्वचालित हो जाएंगी। फिर ई गवर्नेंस से प्रशासन में गुणवत्ता बढ़ेगी, लाल फीताशाही में कमी होगी। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोप सूत्र लोक प्रशासन व निजी प्रशासन दोनों के लिए आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए। तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में एक सी प्रबंधकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दोनों ही प्रशासन में योजनाएं बनाना, संगठित करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, आदेश देना इत्यादि प्रक्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में लूथर गुलिक के पोस्ट कोप सूत्र की मान्यता लोक प्रशासन व निजी प्रशासन दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में विभिन्न क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास इत्यादि के कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं बढ़ रही हैं। फिर कार्यात्मक पद सोपान क्या है? तो यह पद सोपान को व्यवस्थित करने वाली वह प्रणाली है जिसमें कार्य को आधार बनाया जाता है। कार्य का सीधा संबंध अधिकार और उत्तरदायित्वों से भी होता है। इस प्रणाली में जो व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी कार्य संपन्न करता है, उसके पद को उच्च स्तर पर, तथा जो कार्य की महत्ता और उत्तरदायित्व घटता जाता है, उसके अनुरूप उन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर विज्ञान एवं तकनीक में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने नियंत्रण के क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई गवर्नेंस के विभिन्न नवाचार जैसे ई फाइल सिस्टम, विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे आधुनिक पर्यवेक्षी तकनीकों के उपयोग ने पारदर्शिता बढ़ाकर नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ाया है। ईमेल, फैक्स जैसी तकनीकों के उपयोग ने अधीनस्थों और वरिष्ठों के बीच संचार प्रक्रिया को तात्कालिक व फुल प्रूफ बनाया है। निरीक्षण जैसे पर्यवेक्षण के पारंपरिक तरीकों का उपयोग समय लेने वाली और लंबी प्रक्रिया है, जिससे नियंत्रण की अवधि कम हो जाती है। फिर प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन से किस प्रकार भिन्न है? तो यदि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को कार्य, कर्तव्य व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण सीधा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात इन दोनों के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। यदि उच्च अधिकारी को अधीनस्थों के मध्य प्रत्यायोजन प्रक्रिया में मध्यस्थ हो, तो वह अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। फिर लोक प्रशासन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक समानता, अशिक्षा, फिर आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद, फिर पर्यावरणीय निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिकीकरण, तीव्र शहरीकरण, लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता की पूर्ति करना, वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण, फिर जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती सांप्रदायिकता, राजनीतिक समावेश का अभाव, बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासन लोक सेवक की बजाय स्वयं सेवक के रूप में, और प्रशासकों का भी दम्भी आचरण। फिर प्रशासनिक विकास के साधन का उल्लेख कीजिए। तो प्रशासनिक विकास हेतु निम्न साधन महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुधार जैसे राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर आयोग, गोपाल कृष्ण भानोत आयोग, शिवचरण माथुर आयोग। फिर प्रशासनिक नवाचार जैसे पोर्टल, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी आदि, और स्वायत्त विकास जैसे कि विभाग या कार्यालय के परिवेश में सुधार द्वारा। फिर उत्तरदायित्व जवाबदेहिता से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तरदायित्व व्यक्तित्व व्यक्तिगत या नैतिक होता है, जबकि जवाबदेहिता कानूनी बाध्यता होती है। उत्तरदायित्व व्यक्तिगत जीवन व सैन्य प्रशासन दोनों जगह लागू होता है, जबकि जवाबदेहिता सैन्य तथा सामान्य प्रशासन में लागू होती है।
उत्तरदायित्व का संबंध स्वचेतन से है, जबकि जवाबदेहिता का संबंध संबंध संगठनात्मक चेतना से है। उत्तरदायित्व शक्ति से जुड़ा होता है, जबकि जवाबदेह सत्ता से जुड़ी होती है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा सीधे पदच्युत करने का आधार बताइए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा सीधे पदच्युत किया जाता है। पहले मानसिक विकृति, असमर्थता, दिवालियापन, भ्रष्टाचार के आरोप, यदि अध्यक्ष एवं सदस्य लाभ का पद ग्रहण कर लेवें। फिर है गैर पक्षधारिता की उपादेयता पर लघु लेख लिखे। तो यह लोक सेवकों में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभावों को दूर करती है। यह लोक सेवकों को सरकारी योजनाओं के निष्पक्ष क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करती है, जनता के विकास में वृद्धि को सुनिश्चित करती है, लोक सेवकों एवं लोक सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि करती है, संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करती है, अन्य लोक सेवकों के लिए अभिप्रेरणा और जन भागीदारिता में वृद्धि। फिर भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय प्रशासन रूढ़िवादी एवं परंपरागत है। प्रशासन के नीति निर्माण में सामान्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौकरशाही का विशाल आकार है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, इसमें उपनिवेशिक शासन का प्रभाव है। प्रशासन में पद सोपान का कठोर अनुसरण है। लाल फीताशाही है। उचित माध्यम का सिद्धांत है। फिर कैबिनेट सचिव के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका बताइए। तो कैबिनेट की बैठकों एवं बैठक के उद्देश्यों की सूचना मंत्रिमंडल को देना, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री व मंत्रियों को सलाह देना, मंत्रिमंडल की उप समितियों में समन्वय स्थापित करना, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। कैबिनेट की बैठक के कार्यवृत्त तैयार करना, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करवाना और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला है जिला प्रशासन के सांख्यिकी कार्य बताइए। जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र जारी करना, आय व्यय हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना, जनगणना पशु गणना बीपीएल परिवारों की गणना संबंधी कार्य करना। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप किस प्रकार जिला कलेक्टर के कार्यों में बाधित करता है। तो भूमि अधिग्रहण परमिट जारी करने, विभिन्न जातिगत एवं धार्मिक मुद्दों जैसे अधिकांश मामलों में कलेक्टर पर विशेष रूप से दबाव रहता है। यदि कलेक्टर ऐसे दबावों का विरोध करता है तो उस पर जनता के प्रतिनिधियों के अनुरोध के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव के कारण उसके कार्यों कर्तव्यों के निर्वहन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011 में उल्लिखित दंड संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो दंड संबंधी प्रावधान द्वितीय अपील अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी के दोषी पाए जाने पर निम्न दंड लगा सकता है। निर्धारित समय सीमा में सेवा नहीं देने पर 250 से 5,000 रुपये जुर्माना, आवेदन नामंजूर करने पर 500 से 5,000 रुपये जुर्माना। दंड राशि संबंधित अधिकारी के वेतन वसूली जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शिकायत सही पाई जाती है तो अपील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के किन्हीं 4 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है 243 के और जेड। फिर पारदर्शी व निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा, हटाने की जटिल प्रक्रिया महाभियोग जैसे अनुच्छेद 124(4) में। फिर पुनर्नियुक्ति पर रोक, कार्यालय का स्थायित्व 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन पर रोक। फिर किन्हीं 4 ऐसे मामलों का उल्लेख कीजिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है। तो 1 वर्ष से पुरानी घटनाएं, सेना से संबंधित मामले, विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामले, औद्योगिक विवाद, अन्य आयोग में लंबित मामले, व्यक्तिगत विवाद और अस्पष्ट शिकायतें। फिर प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण प्रबंधीय दृष्टिकोण की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है, स्पष्ट कीजिए। एकीकृत दृष्टिकोण को प्रबंधीय दृष्टिकोण की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को समान महत्व देता है। इसके अनुसार उच्च अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, लिपिक वर्ग एवं सहायक कर्मचारी प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण केवल उच्च अधिकारी या प्रबंधक को ही प्रशासन का भाग मानता है, अन्य कर्मचारियों को प्रशासन में शामिल नहीं करता।
अतः प्रबंधकीय दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। फिर लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से किस प्रकार जुड़ा है? तो लोक प्रशासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के तीनों अंगों से जुड़ा हुआ है। पहला व्यवस्थिका विका तो सदन के सत्रों का प्रबंधन, माननीय सदस्यों को आंकड़े व सूचना उपलब्ध करवाना, कार्यपालिका माननीय सदस्यों के द्वारा बनाए गए कानून एवं लोक नीतियों का क्रियान्वयन, न्यायपालिका न्यायपालिका के आदेशों का क्रियान्वयन करना, माननीय न्यायालय को विभिन्न गवाह व साक्ष्य उपलब्ध करवाना। सत्ता को परिभाषित करते हुए इसके स्रोतों का नाम लिखिए। तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है, वह उसे पालन करवाने की शक्ति होती है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। तो सत्ता के स्रोत, औपचारिक स्रोत, संविधान एवं सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून। फिर व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार अधीनस्थों की स्वीकृति और सक्षमता विचारधारा के अनुसार सक्षम व्यक्ति के आदेश अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। और प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण, ये भी एक इसका स्रोत है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किन्हीं 4 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत, शेयर धारकों के अधिकारों का सिद्धांत, शेयर धारकों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत, सत्यनिष्ठा व चरित्रता का सिद्धांत, हितधारकों के अधिकारों का सिद्धांत, प्रगटीकरण पारदर्शिता का सिद्धांत, निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फिर अगला है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो राज्यपाल के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल केवल राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को विधानमंडल से पारित कानून के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। फिर तहसीलदार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कोई 4 कार्य बताइए। तो विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना, जैसे मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र। फिर तहसील में जन शिकायतों की सुनवाई, जैसे राजस्व मामले। फिर जनगणना, पशुगणना, बीपीएल गणना में उपखंड अधिकारी को सहायता प्रदान करना। फिर तहसील स्तर पर राशन वितरण को सुनिश्चित करना। फिर निर्वाचन कार्य में भूमिका, जैसे सांसद विधायक के चुनावों में उपखंड अधिकारी को सहायता प्रदान करना। पंचायती राज नगर निकाय के चुनावों में सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना। और तहसील में मतदाता सूची का नवीकरण करना। फिर लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है। यदि राज्य के कार्य क्षेत्रों में वृद्धि होती है तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र को निश्चित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। फिर लोक प्रशासन के पद सोपान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है निम्न पर उच्च का नियंत्रण या सत्ता। लोक प्रशासन में पद सोपान का अर्थ एक ऐसे बहुस्तरीय संगठन से है जिसमें उच्च अधीनस्थ श्रृंखला में जुड़े हुए क्रमवार कई स्तर होते हैं। यह प्रत्येक संगठन में लागू होता है। पद सोपान के महत्व और दोषों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। महत्व, संगठन में प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण संभव, संगठन में प्रशासकीय नेतृत्व का विकास, संचार की स्पष्टता, कार्यकुशलता व प्रभावशीलता में वृद्धि। फिर दोष है लाल फीताशाही, नवचारों व सुधारों का अभाव, संगठन रूढ़िवादी कठोर बनता है, उच्च अधिकारियों में सर्वोच्चता व अधीनस्थों में निम्नता का भाव। फिर निष्कर्ष, इस सिद्धांत के अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। जैसे निग्रो के अनुसार पद सोपान संगठन में औपचारिक संबंधों को महत्व एवं अनौपचारिक संबंधों ने की अवहेलना करता है। इन सभी उपयुक्त दोषों के उपरांत भी सिद्धांत का महत्व है। आवश्यकता केवल इसे सही रूप से क्रियाशील बनाने में है। अब पद सोपान का देखते हैं, जैसे डीएम, फिर एडीएम, फिर एसडीओ, फिर है टीडीआर, फिर नायब तहसीलदार, फिर आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और फिर है पटवारी। फिर है आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों पर टिप्पणी कीजिए। तो आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहले विकास प्रशासन। विकास प्रशासन समाज में बहुआयामी परिवर्तनों पर बल देता है, अतः इसे विभिन्न स्थानों से आदेश प्राप्त होते हैं। फिर पद सोपान के स्तर, संगठन में पद सोपान के विभिन्न स्तर होते हैं, अतः आदेशों की अनेकता हो सकती है। फिर बाह्य कारक, संगठन में कई बाह्य कारक जैसे पर्यावरण,
कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि का दबाव रहता है। फिर विशिष्टीकरण का बढ़ता दबाव। संगठन में विशिष्टीकरण को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है, अतः सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ दोनों से आदेश मिलते हैं। फिर कार्यात्मक फॉरमैनशिप सिद्धांत, तो यह सिद्धांत आदेश की एकता सिद्धांत को अप्रासंगिक बताता है। यह इस बात पर बल देता है कि संगठन में विभिन्न निरीक्षकों या विशेषज्ञों द्वारा दिए गए आदेशों से विशिष्टीकरण, प्रभावशीलता व दक्षता बढ़ती है। सहायक संस्था, निजी क्षेत्र के सहयोग, पीपीपी इत्यादि के कारण भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता कम हुई है। फिर नवीन लोक प्रशासन के उदय के लिए उत्तरदायी तत्वों पर टिप्पणी कीजिए। तो नवीन लोक प्रशासन यह विचारधारा परंपरागत प्रशासनिक सिद्धांतों व युवा पीढ़ी के विचारों का समन्वित रूप है, जो 1968 के पश्चात नवीन लोक प्रशासन जो 1968 के पश्चात अमेरिकी लोक प्रशासन में बहुआयामी परिवर्तनों पर बल देती है। लोक प्रशासन के पुराने सिद्धांत मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता को लोक प्रशासन के क्रियाकलापों के ध्येयों के रूप में अपर्याप्त व अपूर्ण पाया गया। कार्यकुशलता ही समूचा लोक प्रशासन नहीं है, अतः लोक प्रशासन को मूल्योन्मुखी होना चाहिए। इस प्रवृत्ति को नव लोक प्रशासन का नाम दिया। नवीन लोक प्रशासन के उदय के लिए उत्तरदायी तत्व। अमेरिका में सामाजिक आर्थिक असंतोष व तनाव, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता, शहरीकरण, गंदी बस्तियां। फिर सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। लोक प्रशासन में उच्च शिक्षा व शोध हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व आर्थिक अनुदान। नीपा की स्थापना, लोक सेवकों की त्रिस्तरीय व्यवस्था, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी का समाधान, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। फिर प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, जिसमें नव लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए: मूल्य, समता, परिवर्तन, प्रासंगिकता। फिर फ्रैंक मैरोनी, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक प्रोस्पेक्ट। टेलर के कार्यात्मक फॉर्मैनशिप सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कार्यात्मक फॉर्मैनशिप यह किसी संगठन में श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच काम के विभाजन की वकालत करता है। टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप सिद्धांत द्वारा आदेश की एकता सिद्धांत का खंडन किया है। संगठन की पदानुक्रमिता प्रकृति के कारण श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच एक बड़ा अंतर है और प्रबंधक श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने में असमर्थ है, जिससे कर्मचारी श्रमिकों का समय बर्बाद होता है। इस समय अंतराल को कम करने के लिए कार्यात्मक फॉर्मैनशिप की अवधारणा श्रमिकों को प्रभावी व तकनीकी सहायता प्रदान करके संचालन की गति संचालन को गति देने में मदद करता है। फिर फंक्शनल फॉर्मैनशिप नीति निर्माण में होते हैं रूट बाबू, संयम व लागत बाबू, निर्देश पत्रा बाबू और अनुशासन अधिकारी। तो नीति निर्माण में रूट बाबू, समय लागत बाबू, निर्देश पत्र बाबू, अनुशासन अधिकारी। और नीतियों के क्रियान्वयन में होते हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और फिर होते हैं नीचे श्रमिक। फिर होता है लोक प्रशासन के मानव संबंध सिद्धांत व व्यवहारवादी सिद्धांतों की तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह संगठन के कर्मचारियों के मध्य अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर बल देता है। फिर व्यवहारवादी यह कर्मचारियों के व्यवहार, आंतरिक मूल्य, विचारशीलता के अध्ययन पर बल देता है। इसके अनुसार निर्णय मूल्य आधारित होना चाहिए और व्यवहारवादी के अनुसार निर्णय तथ्यों व मूल्यों का योग है। तो मानववादी में निर्णय मूल्य आधारित होने चाहिए, पर व्यवहारवादी में इसके अनुसार निर्णय मूल्यों तथा तथ्यों का योग है। फिर मानव संबंध वाले लोक प्रशासन में बृहद अध्ययन का समर्थक है। व्यवहारवादी यह प्रशासन में सूक्ष्म अध्ययन पे समर्थक है। मानव संबंध यह व्याख्यात्मक अध्ययन का समर्थक है। समर्थक इसके थे एल्टन मयो। और व्यवहारवादी सिद्धांत व्याख्यात्मक अध्ययन के साथ साथ विश्लेषणात्मक अध्ययन का भी समर्थक है और इसके समर्थक थे साइमन व बर्नार्ड। परिवर्तन के प्रबंध के तकनीक कारकों पर टिप्पणी कीजिए। तो आधुनिक युग विज्ञान व प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान व तकनीक में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों व नवाचारों ने प्रबंध में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है। तकनीकी उपकरण व सॉफ्टवेयर प्रबंध में परिवर्तन की योजना और कार्यान्वयन को सरल व कुशल बनाते हैं, साथ ही परिवर्तन की योजना के प्रभाव का आकलन करने में मदद करते हैं। विभिन्न तकनीक जैसे
स्वचालन का प्रयोग संप्रेषण व सूचना क्रांति, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, अटेंडेंस सिस्टम आदि परिवर्तन प्रबंध डेटा का विश्लेषण करके तथा संबंधित सूचनाओं के प्रसार द्वारा कर्मचारियों को सूचित व शिक्षित करके परिवर्तन प्रबंध योजनाओं का कुशलतम क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर वित्त मंत्रालय लोक प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण करता है? तो वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय अभिकरण है, कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो बजट प्रणाली के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। वित्त मंत्रालय के नियंत्रण की निम्न विधियां हैं। विभागों, मंत्रालयों की नीतियां एवं कार्यक्रमों के सिद्धांत के रूप में अनुमोदन करना, बजट अनुमानों के प्रावधानों की स्वीकृति करना, प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन व्ययों की स्वीकृति करना, वित्तीय सलाह, अनुदानों के पुनर्विनियोग, फिर आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था करना, व्यय करने वाले प्राधिकारियों के लिए वित्तीय संहिता का निर्माण करना। राज्यपाल के संबंध में पूंजी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें बताइए। तो राज्यपाल का के कार्यालय की निश्चितता होनी चाहिए। राज्यपाल के पास मंत्री परिषद मंत्री के खिलाफ कार्यवाही मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को हटाने हेतु विधानमंडल में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य हों: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। फिर राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो 2 वर्ष सक्रिय राजनीति से दूर हो। राज्यपाल को साधारण विधेयक 6 माह से अधिक नहीं रोकना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के साथ अंतःक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है, इन्हें विभागों का आवंटन तथा समय समय पर बैठक लेता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से युक्त मंत्रिमंडल के साथ नीति, विधि, बजट, योजना तथा राज्य के विकास के संबंध में निर्णय करता है। मुख्यमंत्री विभिन्न प्रकार के विवादों, घोटालों तथा अन्य संदेहास्पद स्थितियों में मंत्रिपरिषद में फेरबदल करता है या फिर किसी मंत्री विशेष से त्यागपत्र मांगता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद के विवादों, घोटालों या कृत्यों के हेतु जनसाधारण या प्रेस को सफाई देने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। निष्कर्षतः इस प्रकार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में समन्वय, संतुष्टि स्थापित करता है। पर सचिवालय कार्य प्रणाली की एक प्रमुख आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। सचिवालय एक प्रशासनिक व परामर्शदात्री निकाय है। यह मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीतियों व नियमों का निर्धारण, कार्यपालिका विभागों के कार्यों का मूल्यांकन आदि करता है। सचिवालय की आलोचना: सचिवालय की अतार्किक नोटिंग, कार्यों व निर्णयों में अनावश्यक देरी, सचिवालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की अधिक संख्या, सचिवालय में शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, सामान्यों का प्रभुत्व, सचिवालय में संसाधनों का दुरुपयोग, सचिवालय में कार्यरत लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, गैर पक्षधारिता, निष्पक्षता की बजाय सत्ता की अनुकूलता पाई जाती है। निष्कर्षतः सचिवालय प्रशासन की रीढ़ है, किंतु सचिवालय का बढ़ता हुआ क्षेत्र, कार्मिकों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था, विलंबकारी प्रक्रिया के कारण सचिवालय अपनी निर्धारित भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन नहीं कर पा रहा है। फिर संभागीय आयुक्त व्यवस्था की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में संभागीय आयुक्त की व्यवस्था 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा शुरू की गई। राजस्थान में इसे स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभ किया गया। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर इस पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। कार्य जिला प्रशासन में पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना। फिर संभागीय आयुक्त पद प्रारंभ से विवादास्पद रहा है। इस पद के पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क हैं। पक्ष में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्य सरकार के कार्यभार को कम करता है। संभागीय आयुक्त कलेक्टर का मित्र, सलाहकार एवं मार्गदर्शक होता है। राज्य में सत्ता प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। फिर विपक्ष में तर्क: प्रशासन के में केवल औपचारिक भूमिका, अतः राज्य सरकार पर वित्तीय भार, कलेक्टर पर कलेक्टर पद सोपान के स्तर में वृद्धि, कार्यों में अनावश्यक देरी, संभाग का क्षेत्र अत्यधिक, अतः यह प्रशासन की प्रभावी इकाई नहीं। फिर निष्कर्ष: संभागीय आयुक्त को जिला प्रशासन व पर्यवेक्षण पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन उसे व्यापक अधिकार नहीं दिए गए हैं। अतः
संभागीय आयुक्त के पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वह वास्तविक रूप से जिला प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण में पर्यवेक्षण रखने में सफल होगा। फिर पटवारी राजस्व प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्मिक है, स्पष्ट कीजिए। तो पटवारी जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन में नींव का पत्थर माना जाता है। पटवारी अपने क्षेत्र में तहसीलदार का प्रतिनिधित्व करता है। गिरदावर राजस्व निरीक्षक को पटवारी के कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। पटवारी के प्रमुख कार्य: भू अभिलेखों का संधारण, जमाबंदी, भू नक्शे, नामांतरण, पंजीयन, गिरदावर रिपोर्ट, डिग्री, खसरा नंबर आदि अभिलेखों को सुरक्षित रखना। फिर राजस्व संग्रहण, भू राजस्व का निर्धारण, समय पर संग्रहण कर उसे तहसील के उप राजकोष में जमा करवाना। राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन, प्रशासन, गांवों के संघ, आपका जिला आपकी सरकार, न्याय आपके द्वार कार्यक्रम। फिर विकास कार्यक्रमों में भूमिका: विकास कार्यों में लाभार्थी की पहचान में सहायता प्रदान करना, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 अंत्योदय। फिर ग्रामीण से प्रत्यक्ष संबंध, तो गांव के प्रत्येक सदस्य के साथ पटवारी का निरंतर संपर्क व संबंध उसकी भूमिका को प्रभावशाली बनाता है। राहत कार्यों में भूमिका: विभिन्न आपदाओं के दौरान पटवारी अपनी एक रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करता है एवं पटवारी प्रभावितों की पहचान में जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति व प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य प्रशासन द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री को पटवारी पीड़ित व्यक्तियों को वितरित करता है। फिर निष्कर्ष: इस प्रकार जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन में पटवारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि पटवारी पर नियंत्रण रखने की विधिक व्यवस्था भी की गई है। फिर विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन के क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए इसके विकास में उपस्थित चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो विकास प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का समर्थक है, अर्थात यह समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। वस्तुतः ये बहुआयामी अवधारणा है। विकास प्रशासन प्रशासन द्वारा विकास है। फिर विकास प्रशासन का क्षेत्र: सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन उन संस्थाओं संगठन को शामिल किया जाता है जिनकी विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के निर्धारण में प्रमुख भूमिका होती है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और राज्य आयोजना आयोग विभाग। फिर विकास प्रशासन की एजेंसियां: इसमें उन विभागों मंत्रालयों को शामिल किया जाता है जिनकी नीति निर्माण, क्रियान्वयन व समीक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका होती है, जैसे पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं। फिर पोस्ट कोप तकनीक, भौगोलिक की यह तकनीक विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण है, जो निम्न प्रकार है: पोस्ट कोप, पी से योजना संगठित करना, ओ से एस से कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से निर्देशित करना, सीओ से समन्वय करना, आर से प्रतिवेदन करना, बी से बजट करना। फिर प्रशासन सुधार एवं परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार एवं परिवर्तन, तो विकास प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रशासन में समय रहते सुधार व परिवर्तन आवश्यक है। इसके माध्यम प्रशासनिक सुधार आयोग, नवाचार, स्वायत्त विकास। फिर लोक सेवकों का प्रशिक्षण, तो विकास कार्यक्रमों व योजना को लागू करने से पूर्व उसमें संलग्न लोक सेवकों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे राजस्थान में खंड विकास अधिकारियों को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था में दिया जाने वाला प्रशिक्षण। फिर मानवीय मूल्य व परंपराओं का अध्ययन, तो सरकार प्रशासन द्वारा विकास कार्यक्रमों व योजना को लागू करने से पूर्व इसके मानवीय मूल्यों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करवाया जाता है। फिर जन सहभागिता, यह विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि विकास कार्यक्रमों व योजनाओं को सफलता जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। फिर कार्मिकों की समायोजन समस्याओं का अध्ययन, तो कार्मिकों की समस्याओं का अध्ययन, विकास प्रशासन के अंतर्गत नई नई योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करना पड़ता है तथा इसके अनुरूप ही कार्मिकों की भर्ती की जाती है तथा पुराने कार्मिकों को नए ढंग से शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, चयन आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर प्रशासनिक संगठन, तो विकास प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन पर का भी ध्यान करते हैं। सरकार के प्रमुख संगठन जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचायती राज संस्थाएं, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग आदि काम करते हैं। संगठन को कार्यकुशल बनाने तथा सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ताकि प्रशासनिक कार्य कुशलता पूर्वक हो सके। फिर विकास प्रशासन में समस्याएं, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव,
विभिन्न विवाद, मंत्री बनाम लोक सेवक, सामान्य के बनाम विशेषज्ञ। फिर विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता का अभाव, अस्थिर व गठबंधन सरकारों का दौर, तकनीकी उन्नयन का अभाव, परंपरागत समाज, प्रशासन में लाल फीताशाही, राजनीतिज्ञों में इच्छा शक्ति का अभाव, संसाधनों का अभाव, सीमित कौशल विकास, फिर जन जागरूकता का अभाव। लोक प्रशासन का महत्व बताइए। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान? उचित तर्क सहित उत्तर दीजिए। लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का विषय के रूप में महत्व, जन कल्याण का माध्यम, लोकतंत्र के वाहक व रक्षक के रूप में, सभ्यता व संस्कृति के संरक्षक के रूप में, आजीविका के माध्यम के रूप में, सामाजिक आर्थिक न्याय का माध्यम, नियामकीय राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, निजी क्षेत्र से शोषण की रक्षा करना, राज्य में स्थिरता व समन्वय बनाए रखने के लिए विद्यार्थी हित, नीति निर्माण में परामर्शदात्री भूमिका, प्रशासन सरकार का एक उपकरण, वैज्ञानिक, तकनीकी व अवसंरचना विकास का साधन। फिर लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में समर्थक, वुड्रो विल्सन, थॉमस गुलिक, उर्विक विलोबी। तर्क, लोक प्रशासन विज्ञान की भांति सार्वभौमिक सिद्धांत जैसे पद सोपान, कार्य विभाजन, समन्वय, अभिप्रेरणा। फिर विज्ञान की भांति शोध व अनुसंधान कार्य जैसे नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक सेवा प्रतिमान। फिर लोक प्रशासन में वैज्ञानिक विधियों व पद्धतियों का प्रयोग जैसे सीपीएम, पीआरटी। फिर लोक प्रशासन विज्ञान की बात ही मूल्य मुक्त है, क्योंकि यह निश्चित नियमों व सिद्धांतों पर कार्य करता है। फिर लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति भविष्यवाणी की क्षमता, नीति निर्माण में। फिर यह चिकित्सक की भांति लोक सेवक भी राजनेताओं को विभिन्न सलाह, काउंसलिंग प्रदान करते हैं। विज्ञान की भांति लोक प्रशासन में सर्वमान्य ग्रंथ जैसे अरस्तु का पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर लोक प्रशासन विज्ञान की भांति अंतर विषयी अध्ययन है। लोक लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, पर्यवेक्षण अध्ययन पद्धति, फिर आगमनात्मक विश्लेषण पाया जाता है। फिर लोक प्रशासन कला के रूप में तो समर्थक है ग्लेडन, वाइट, एमपी शर्मा, टीड। तर्क या आधार क्या है? एक कलाकार व लोक सेवक दोनों में एक विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है। फिर यह निश्चित निश्चित नियमों की अपेक्षा व्यवहार पर बल देता है, अर्थात व्यवहार उन्मुख ही है। लोक सेवक में कलाकार की भांति सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता के कारण लोक सेवक नीति निर्माण का कार्य करते हैं। दोनों के मध्य आवश्यकता होती है कलाकार, कलर ब्रश, दोनों का माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कलाकार को कलर ब्रश, लोक सेवक को संस्था जहाँ वह कार्य कर रहा है। फिर लोक प्रशासन भी कला की भांति देश काल परिस्थिति पर के अनुसार परिवर्तनशील है। एक लोक सेवक व कलाकार दोनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दोनों के लिए व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। लोक प्रशासन में भी अभ्यास द्वारा कला की भांति दक्षता व निपुणता प्राप्त की जा सकती है। फिर निगमित अधिशासन की अवधारणा क्या है? भारत में इसके विकास हेतु किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। तो निगमित, कॉर्पोरेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द कॉर्पस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निकाय। अतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सिद्धांतों, आदर्शों व मूल्यों का योग है जो किसी कॉर्पोरेट क्षेत्र या निजी निकाय को उत्तरदायी, जवाबदेही, पारदर्शिता व निष्पक्ष बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बढ़ाने व जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई नई आचार संहिता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु विकसित करने हेतु भारतीय प्रयास। तो विभिन्न समितियों का गठन, जैसे ओकार गोस्वामी समिति 1997, कुमार मंगलम बिरला समिति 1999, नरेश चंद समिति 2002, नारायण मूर्ति समिति 2003, उदय कोटक समिति 2017। तो ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन की? ओंकार गोस्वामी समिति, कुमार मंगलम बिरला समिति, नरेश चंद्र समिति, नारायण मूर्ति समिति, उदय कोटक समिति। फिर कंपनी कानून 2013, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान धारा 135 के तहत, इसके माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र लोक कल्याणकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर सेबी की स्थापना 1992 से सांविधिक स्थिति, यह निवेशकों, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, आईसीएआई, यह कंपनी कॉर्पोरेट हेतु लेखांकन, लेखा परीक्षण के मानक तैयार करता है। फिर आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यह कंपनी कॉर्पोरेट के बैठकों के मानक तैयार करता है। फिर एनएफसीजी, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थापना, इसका अध्यक्ष कॉर्पोरेट मामलों का मंत्री होता है। फिर है नवलोक प्रबंधन की विशेषताओं को बताते हुए भारत में इसके क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध।
तो लोक प्रशासन में 3 संस्कृति पर बल दिया जाता है। भारत में विनिवेश कार्यक्रम, भारत में उद्यमी प्रशासन अवधारणा का उदय, सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना सुविधा काउंटरों की स्थापना। लोक प्रशासन नियंत्रण करता व एवं कर्ता के स्थान पर सुविधा करता व प्रोत्साहन कर्ता के रूप में। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी इसका उदाहरण है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। फिर विकेंद्रीकरण का समर्थन, तो स्थानीयकरण, पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों हेतु संवैधानिक प्रावधान, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, राजस्व स्थानांतरण, राज्यों में राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग। फिर पारदर्शिता पे बल, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, लोक गारंटी कानून। फिर ठेका पद्धति जिसके लिए लोक निजी भागीदारी था। फिर उपलब्धि मूल्यांकन पर बल, तो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, 360 फीडबैक व्यवस्था। ठीक है। फिर सरकार के आकार में कटौती, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। पद सोपान में लचीलापन, ई गवर्नेंस, गैंग प्लैंक। फिर ग्राहकोन्मुखता, तो नागरिक अधिकार पत्र, संपर्क पोर्टल। फिर वी नौकरशाहीकरण, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, संविदा आधारित भर्तियां, लेटरल एंट्री स्कीम। फिर राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का विरोध, तो नीति निर्माण में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका। फिर प्रशासनिक नैतिकता की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए सरकारों द्वारा इसकी स्थापना हेतु उठाए गए कदमों पर टिप्पणी कीजिए। तो लाभ, प्रशासक नियमों व कानूनों को तोड़े बिना गरीबों, दलितों, वंचितों व शोषितों के प्रति नैतिक व संवेदनशील दृष्टिकोण रखेगा। फिर सिविल सेवकों की निरंकुशता पर अंकुश लगाना, नागरिकों व प्रशासकों के मध्य अच्छे संबंध विकसित करना, प्रशासन को निस्वार्थ, सत्यनिष्ठ, जवाबदेही व निष्कपट बनाना, प्रशासन की दक्षता, कार्यकुशलता में वृद्धि करना, प्रशासन द्वारा अपने निर्णय व कार्यों में गुणवत्ता के नैतिक मापदंडों का प्रयोग करना, सर्वोदय की भावना का विकास होना, लोक सेवक व राजनीतिज्ञों के संबंध में मधुरता लाना एवं समन्वय बढ़ाना, लोक सेवकों के पद सोपान के सभी स्तरों में नैतिकता का संचार करना। फिर विभिन्न समितियों व आयोगों का गठन, जैसे गोरवाला आयोग, आयंगर आयोग, संतानम आयोग, राजस्थान के प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार, और भारत के फिर राजस्थान सरकार के प्रथम हरिश्चंद्र माथुर आयोग, जी के भानोत आयोग और शिवचरण माथुर आयोग। फिर विभिन्न कानून जैसे भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1947, सूचना का अधिकार 2005, लोक सेवा गारंटी 2011, लोकपाल व लोकायुक्त 2013, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून 2014। फिर लोक सेवकों के आचार संहिता के लिए आचार संहिता, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति को लोक सेवकों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। हमारे देश में लोक सेवकों के अंदर नैतिकता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न नियमावलियों का निर्माण हुआ है, जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1954, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 1995, फिर रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1956, तो 55 होनी चाहिए थी, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 1955। फिर राजस्थान राज्य आचरण नियमावली 1971। विभिन्न संस्थाएं जैसे केंद्रीय स्तर पर सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता समिति सीवीसी, फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी, लोकपाल, फिर राज्य स्तर पर लोकायुक्त, राज्य सतर्कता आयोग, अन्य प्रयास, विभिन्न पोर्टल जैसे संपर्क पोर्टल, सुविधा पोर्टल, सारथी पोर्टल, विभिन्न हेल्पलाइन 181, 1064 और विमुद्रीकरण। फिर अगला है सामान्य व विशेषज्ञ एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक हैं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए दोनों के मध्य बेहतर संबंधों हेतु सुझाव को प्रस्तुत करें। तो लोक प्रशासन व सामान्यज्ञों और विशेषज्ञ दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, जैसे निम्न तर्कों से समझा जा सकता है। सामान्यज्ञ अपनी क्षमता, योग्यता और व्यापक अनुभव के कारण उच्च प्रबंधन स्तर पर कार्यों के निष्पादन में निपुण हैं। वही विशेषज्ञ अधिकारी तकनीकी बारीकियों से भाली भांति परिचित होने के कारण विभागीय स्तर पर प्रशासन के संचालन में अधिक निपुण है। सामान्यज्ञ जहाँ नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं विशेषज्ञ नीतियों के कार्यक्रम संचालन में क्रियान्वयन की सफलता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर वर्तमान युग व्यापक से सूक्ष्म तथा सामान्य से विशेषीकरण की ओर है, जहां सामान्य के साथ विशेषज्ञों की महती भूमिका को प्रदर्शित किया है। फिर विशेषज्ञ जहां विषय को केंद्र में रखकर निर्णय लेने में सक्षम होता है, वहीं सामान्य परिस्थितियों को समग्रता को समझकर अधिक सक्षम होता है। अर्थात सामान्य का प्रशासन संबंधी अधिक अनुभव होने के कारण वह जनता से जुड़ाव अत्यधिक घनिष्ठ होता है।
वर्तमान में लेटरल एंट्री व्यवस्थाओं ने सामान्यों के साथ विशेषज्ञों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। फिर विकसित देशों में नीति निर्माण में सामान्य व विशेषज्ञ दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त तर्कों के इतर सामान्य व विशेषज्ञों के विवाद के बिंदु भी हैं, यथा सामान्यों की उच्च पदों पर नियुक्ति, अधिक राजनीतिक निकटता, तीव्र पदोन्नति, उच्च वेतन मान व सुविधाएं, निरंकुश व्यवहार आदि। इन विवादों के हल के लिए निम्न सुझाव एवं उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक अव्यवस्था का पुनर्गठन, सामान्य व विशेषज्ञ मध्य विभागों का बंटवारा, फिर नई अखिल भारतीय सेवा सर्जन जैसे अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा आदि, फिर संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना, एकीकृत पद सोपान व्यवस्था, सेवाओं का वर्गीकरण, कार्यात्मक व गैर कार्यात्मक, विशेषज्ञों के लिए सामान्यों की भांति तीव्र पदोन्नति प्रक्रिया। फिर राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों पर उल्लेख कीजिए। तो किसी सरकारी नीति, कार्यक्रम, लोक सेवा अथवा लोक सेवक के विरुद्ध की गई शिकायत की सुनवाई का अधिकार राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 कहलाता है। राजस्थान में यह कानून 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है, क्योंकि इसमें शिकायत के साथ दंड का भी प्रावधान है। यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनुपूरक कानून है। इसमें सादे कागज पर अपील की जा सकती है। आवेदक द्वारा किसी प्रकार की फीस देय नहीं होगी। इस कानून के प्रचार प्रसार हेतु हेल्प डेस्क, नागरिक सूचना केंद्र, सुविधा केंद्र को गठन प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में जन सुनवाई अधिकारी का प्रावधान किया गया है, जो 15 दिवस में अपील का निस्तारण करेगा, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर खंड विकास अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी। प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के भीतर अपील करना होता है। द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। दंडात्मक कार्यवाही लोक सेवक के विरुद्ध 500 से 5000 तक जुर्माने का प्रावधान। दंड राशि संबंधित के वेतन से वसूली जाएगी। दंड राशि आवेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा सकती है। यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शिकायत सही पाई जाती है, तो अपील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। फिर प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को CRPC 1908 के तहत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज को मंगवा सकता है जिसके विरुद्ध अपील हुई है, उस अधिकारी का शपथ पत्र पर स्टेटमेंट लेना, लोक सेवक को समन जारी करना, संबंधित लोक सेवक को गवाही हेतु बुलाना। द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी या लोक सेवक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण या अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया। इस कानून के तहत विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जैसे उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति। संघीय व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने के कोई 4 तरीके बताइए। तो प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के भाषण पर वाद विवाद, बजट पर वाद विवाद, जन महत्व के आवश्यक मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना, आधे घंटे की चर्चा या अविश्वास प्रस्ताव। फिर आदेश की एकता का महत्व बताइए। तो संगठन में आदेश की एकता स्पष्टता आती है। एकता से स्पष्टता आती है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होता है कि उसे आदेश कहाँ से प्राप्त किया है। फिर इससे कार्य व आदेशों का दोहराव नहीं होता। संगठन में कार्य कुशलता एवं शीघ्रता हेतु सिद्धांत प्रासंगिक है। आदेश की एकता संगठन में अनुशासन व नियंत्रण को प्रभावी बनाता है। विकास प्रशासन में प्रतिबद्धता से क्या अभिप्राय है? विकास प्रशासन को समाज को पिछड़े एवं वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कटिबद्ध होना पड़ता है। इन व्यक्तियों तक प्रशासन को माध्यम से इन व्यक्तियों तक प्रशासन के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाने के लिए आवश्यक है। नियंत्रणकर्ता व प्रशासकों की उन कार्यक्रमों योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता हो, यह विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। सचिवालय में कार्मिक प्रशासन का क्या कार्य है? तो सचिवालय ही वह स्थान है जहां लोक सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में नीतियां तथा पत्तियां तय की जाती हैं। नए पदों का सृजन, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, त्यागपत्र, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि मामलों में संबंध में निर्णय यहीं लिए जाते हैं। बदलती परिस्थितियों में आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन में जो सुधार बदलाव किए हैं, उनके संबंध में निर्णय यही लिए जाते हैं।
फिर मंत्री परिषद, इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। फिर मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर मंत्री परिषद, यह एक बड़ा निकाय है। मंत्रिमंडल ये एक लघु निकाय है। मंत्री परिषद, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं। मंत्रिमंडल, इसके क्रियाकलाप प्राय सामूहिक होते हैं। फिर मंत्री परिषद, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल, यह मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करवाती है। फिर मंत्रिपरिषद, इसके कार्यों की निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल, इसके द्वारा लिए गए निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। पद सोपान का महत्व, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो अपन ने देखा था इसका, पर देख लेते हैं वापस से। पद सोपान में आदेश सदैव ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, अतः अधीनस्थों में कार्य के प्रति अरुचि की भावना उत्पन्न होती है। इससे कार्य में अनावश्यक देरी होती है, जिससे लाल फीताशाही उत्पन्न होती है। इससे कार्य की सफलता व असफलता मुखिया पर निर्भर करती है। पद सोपान संगठन में कठोरता व रूढ़िवादिता का संचार करता है। पद सोपान की आड़ में प्रत्येक कर्मचारी अपनी अक्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसे पीटर नियम कहा जाता है। इन सभी उपयुक्त दोषों के उपरांत भी पद सोपान सिद्धांत का अपना महत्व है, क्योंकि यह औपचारिक संगठन इस सिद्धांत की शायद ही उपेक्षा कर सके। आवश्यकता है इसे उत्पन्न दोषों को दूर करके स्तरों की संख्या में कमी, प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग, गैंग प्लैंक इत्यादि द्वारा सही रूप से क्रियाशील बनाया जाए। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, तो स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनावों में राज्यों में संचालित चुनावों की देखरेख करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, आचार संहिता को लागू करवाना, प्रतिवेदन पर प्रकाश करना, निर्वाचन से संबंधित सुधार जैसे ईवीएम का प्रयोग, फोटोयुक्त मतदाता सूची, ऑनलाइन मतदाता सूची, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाना। फिर विकास प्रशासन की उपादेयता स्पष्ट कीजिए। तो विकास प्रशासन से लोक प्रशासन के सिद्धांत, विषय के रूप में एवं व्यवहार प्रशासन का क्रियान्वयन पक्ष के विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। इससे लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, मानवाधिकार, सतत विकास एवं समावेशी विकास आदि महत्वपूर्ण घटकों का प्रवेश हुआ है। विकास प्रशासन ने विकास के पश्चिमी प्रतिमान की अपर्याप्तताओं की ओर सफलतापूर्वक ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे जिससे विकास हेतु स्वजात प्रयासों को बल एवं सफलता मिली। विकास प्रशासन के आधार पर ही आज विभिन्न विकासशील देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। विकास प्रशासन के कारण अनेकानेक नई व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। इससे लोक कल्याणकारी राज्य तथा भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने में सफलता मिली। इससे देश में प्रशासनिक तंत्र सशक्तिकरण हुआ। इससे नए प्रकार के सामाजिक मूल्यों व परंपराओं का विकास हुआ। साथ ही अनेक दबाव समूह व गैर सरकारी संगठन और एनजीओ को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इससे जनता में राजनीतिक चेतना व जन सहभागिता का प्रसार हुआ। फिर उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जब न्यायपालिका को प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिलता है। तो पहला, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पे, जब एक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। फिर पद का अनुचित प्रयोग, जब अधिकारी बदले की भावना से प्रेरित होकर तो प्रभावित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। फिर वैधानिक त्रुटि, जब किसी अधिकारी को कानून का पालन करने के लिए शक्ति दी जाती है, तो वह नागरिकों पर ऐसे उत्तरदायित्व लाद दे जो वास्तव में उस सीमा से बाहर होते हैं। फिर तथ्यों का पता लगाने में त्रुटि, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में तथ्यों या अच्छी तरह से पता लगा बिना किसी नागरिक को उसे हानि पहुंचाने वाला आदेश देता है, तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय को सहायता ले सकता है। फिर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, तो कार्यालय का अभिलेख यह प्रदर्शित करे कि प्रक्रिया में गलती हुई है या कुछ छोड़ा गया है, तो न्यायालय उस प्रशासनिक कार्य या गैर कानूनी घोषित कर सकती है। फिर प्रशासन में परिवर्तन के प्रबंध की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रशासन में परिवर्तन का प्रबंध नवाचार, कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करता है। यह प्रशासन को जीवंत बनाने एवं उत्तरजीविता वृद्धि का कार्य करता है। संगठन की संरचना एवं कार्मिकों में सामंजस्य बढ़ाने का कार्य करता है। प्रशासन का बाजार परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने हेतु में आवश्यक है। प्रशासन में पद, कार्य, स्थायित्व के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक है। फिर प्रशासन में प्रशासनिक नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायित्व कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाइए। तो पश्चिमीकरण एवं भौतिकवाद के प्रसार से प्रशासन में नैतिकता का स्तर अत्यंत गिर गया है।
नैतिकता के पतन के मुख्य कारणों की विवेचना हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों का हास्य होना, इसमें शहरीकरण, पाश्चात्यकरण, भौतिकवाद के प्रसार से सामाजिक व नैतिक नीति मूल्यों का हास्य तेजी से हुआ है। न केवल भारत अपितु पूरा विश्व जिस प्रकार मूल्य निरपेक्ष दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, वह भौतिक उपलब्धि ही सब कुछ है। साधनों की पवित्रता अप्रासंगिक हो गई है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न। तो पहले भ्रष्टाचारियों को सामाजिक बहिष्कार का भय रहता था, परंतु अब भ्रष्टाचारी धन के कारण सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा पा लेते हैं, जिससे ईमानदारी बने रहने के लिए लोक सेवकों को समाज से प्रेरणा नहीं मिल पाती। फिर धन दंड का भय नहीं। भारतीय कानून व्यवस्था की प्रक्रिया कमियों, देरी के कारण भ्रष्टाचारी प्राय बच जाते हैं, जिससे दंड का भय उन्हें भ्रष्ट होने से नहीं रोक पाता। भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद 311 के तहत मिली संवैधानिक सुरक्षा के कारण भी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती। फिर स्थापित हितों की मजबूती। तो कोई भी ईमानदार लोक सेवक स्थापित स्वार्थी हितों से लड़ नहीं पाता, क्योंकि भ्रष्ट तंत्र भारत में इतनी मजबूती से स्थापित हो चुका है। लोक सेवक इस संघर्ष की बजाय तंत्र का हिस्सा बनकर भ्रष्ट होना ज्यादा उचित समझते हैं। फिर निर्वाचन में काला धन। भारत में चुनाव काफी महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को काले धन की जरूरत पड़ती है, जिससे जीतने के बाद दलों को उन धन प्रदाताओं के लिए कार्य करना पड़ता है। फलतः काला धन रखने वालों और राजनेताओं को एक गठजोड़ बन गया है, जो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। फिलहाल फीताशाही। काम करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल एवं विलंबकारी है, जिससे लाल फीताशाही की प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। इस प्रवृत्ति से भारतीय प्रशासन में कार्य करने के लिए घूस, जिसे संतान समिति ने सीड काम करने वाला धन कहा है, को बढ़ावा मिला है। फिर आर्थिक असमानता और बढ़ती हुई महंगाई। तो आर्थिक असमानता, बढ़ती हुई महंगाई, कम वेतन आदि से लोक सेवक परेशान रहते हैं। सीमित आय से अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता के कारण वे नैतिक कार्यों की तरफ प्रेरित होते हैं। प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना हेतु सुझाव। तो नैतिकता मूलतः आचरण की बात है। प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए संगठन और कार्यप्रणाली में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं, अपितु उन्हें लोक सेवकों के सदाचरण हेतु प्रेरित करना है। प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों में नैतिकता को सम्मान दे, जीवन शैली में सादगी लाएं, धन संग्रहण को शोषण, भ्रष्टाचार को प्रतीक माने। चुनाव सुधार। तो ईमानदारी, लोगों को टिकट, अपराधी व्यक्तियों को प्रतिबंध, सीमित चुनाव खर्च, राज्य के खर्च पर चुनाव संपन्न करवाकर ये राजनीति में ईमानदार लोगों का प्रवेश संभव हो सकता है, जिससे लोक जीवन में नैतिकता संभव। फिर पुलिस व न्यायिक प्रणाली में दंडात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करें। लाल फीताशाही व नौकरशाही की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर, जैसे शिवचरण माथुर आयोग 1999 ने प्रक्रिया के सभी स्तरों को निश्चित करने की सिफारिश की। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रक्रियाओं को सरलीकरण से भ्रष्टाचार निवारण का सुझाव दिया। फिर नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। संरचनात्मक उपाय। सीबीआई, सीबीसी, लोकायुक्त इत्यादि को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। फिर जिला कलेक्टर की निम्नलिखित रूपों में भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्व अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी दंडनायक के रूप में और विकास अधिकारी के रूप में। फिर राजस्थान राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को समझाइए। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य प्रशासनिक संगठन एवं व्यवहार में ऐसे परिवर्तन व नवाचार लाने से है, जो प्रशासन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावी बना सके। राजस्थान में इस हेतु किए गए प्रयास निम्न हैं। प्रशासनिक सुधार समिति 1963 का गठन। हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने प्रशासन में समग्र सुधारों हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव यथा छोटा मंत्रिमंडल, प्रशासन में मानवीय तत्वों पर बल, लोकायुक्त की नियुक्ति, प्रशासन में विशेषज्ञों की नियुक्ति, सचिवालय के कार्य व संरचना में तार्किकता आदि दिए। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग 1999। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने प्रशासन से संबंधित विभिन्न पहलू यथा राजस्व प्रशासन, शहरी कर स्थानांतरण नीति, जन शिकायतों का निवारण, ऊर्जा क्षेत्र सुधार, पंचायती राज, पुलिस प्रशासन आदि पर अपनी सिफारिशें दी।
फिर सरकार द्वारा अनेक नवाचार किए गए, जो कि निम्न है: संगठन एवं प्रबंधन विभाग की स्थापना 1955 में। इस विभाग को प्रशासनिक प्रक्रिया का अध्ययन कर अनावश्यक क्रियाओं को हटाकर कार्य प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना राज्य के गृह विभाग के अधीन। यह ब्यूरो अपने कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त है, जो वार्षिक प्रतिवेदन सीधे मुख्यमंत्री को देता है। फिर संभागीय आयुक्त की नियुक्ति संभाग स्तर पर सर्वोच्च शक्ति संबल अधिकारी है, जो जिलों में नियंत्रक, समन्वयक व मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। फिर अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, तो राज्य ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान की स्थापना की। फिर लोकायुक्त प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश 1973 में पहली बार लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति। 2014 में इस पद की सशक्तिकरण हेतु लोढ़ा समिति की स्थापना की गई। फिर है पंचायती राज की स्थापना। देश में सर्वप्रथम नागौर में पंचायती राज की व्यवस्था का उद्घाटन किया। कालांतर में 73वें संविधान संशोधन के पश्चात राज्य में स्थानीय स्तर पर शहरी ग्रामीण स्व शासन संस्थाओं की स्थापना की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अरुणा रॉय के प्रयासों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में ही लागू कर दिया गया था, जो अखिल भारतीय स्तर पर 2005 में लागू हुआ था। फिर राजस्थान राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध करवाने हेतु यह अधिनियम लागू किया गया। फिर अगला है कौन सा? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है। राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा क्षमा किया जाता है। वह दंड को निलंबित व स्थगित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों से भिन्न है। मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करना, सैन्य मामलों न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड को क्षमा करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। राज्यपाल को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। फिर एक लोक सेवक का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? एक लोक सेवक का मुख्य ध्येय संपूर्ण समर्पण के साथ सिविल सेवा के लक्ष्यों, आदर्शों, मूल्य, कर्तव्य निर्वहन के 100% निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ संविधान के आदर्शों पर सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का सत्यानिष्ठा से निर्वहन करना होना चाहिए। वैधता के संकट से आप क्या समझते हैं? नए विचारों के उदय व नई व्यवस्था द्वारा पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के कारण जब शासक पक्ष एवं शासित पक्ष में मूल्यों एवं विश्वासों के बारे में सहमति समाप्त होने लगती है, तो शासन व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे वैधता का संकट कहा जाता है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लूथर गुलिक लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध शासन से है। इस कारण यह मुख्यतः कार्यपालिका शाखा से, जहाँ शासन का कार्य किया जाता है, संबंध रहता है। यद्यपि स्पष्ट तौर पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शाखाओं से संबंधित समस्याएं भी प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में संबंधित पक्ष, तो नियामकीय कौन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक मंडल, प्रबंधक। फिर हितधारक में होते हैं कार्मिक समुदाय, आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना बताते हुए इसके मुख्य कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 315 323 तक प्रावधान है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। फिर इसके मुख्य कार्य निम्न है: भर्ती संबंधी कार्य, राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती, अभियांत्रिकी अधिकारी प्रथम श्रेणी की अन्य भर्तियां, कॉलेज लेक्चरर, प्रधानाध्यापक आदि। फिर अनुशंसा संबंधी कार्य, तो राजस्थान सरकार को चयनित व्यक्तियों की सूचियां भेजना। पदोन्नति संबंधी कार्य, विभिन्न डीपीसी के माध्यम से। फिर राज्य सरकार को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सिफारिश करना, सलाह देना। राज्य सरकार को स्थानांतरण, पदोन्नति, पदस्थापन आदि के संदर्भ में उचित परामर्श देना। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर लघु लेख, तो वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत सत्रावसान विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174। वह किसी सदन को विचाराधीन विधेयक या अन्य किसी मामले पर संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात
पहले व प्रतिवर्ष पहले सत्र का संबोधित करता है। अनुच्छेद 176 वह राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाता है। वह विधानमंडल के विधेयकों का अनुमोदन तथा अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 213 से। फिर है प्रत्यायोजन करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो वो है, पहले प्रत्यायोजन को की जाने वाली विषय वस्तु, कार्य, गतिविधि को संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रत्यायोजन किया जा गया है जिस व्यक्ति को प्रत्यायोजन किया गया है उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यायोजन सदैव लिखित व उचित प्रशिक्षण के बाद ही दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। प्रत्यायोजन किए जाने के साथ अधीनस्थ को पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, जिससे वे प्रत्यायोजन से संबंधित गतिविधियों का आसानी से संचालित कर सके। उच्च अधिकारी को अधीनस्थ के कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। फिर वर्तमान में लोक सेवक राजनीतिक गठजोड़ गंभीर समस्या बन गया है। लोक सेवकों में गैर पक्षधारिता बढ़ाने हेतु अपने विचार रखिए। तो लोक सेवकों को नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लोक सेवकों को पदोन्नति, अन्य पुरस्कार, राजनीतिक पक्षपातपूर्ण निर्णय पर निर्भर न होकर योग्यता, और कुशलता के आधार पर कर्मचारियों के आचरण नियमावलियों को कठोरता से पालन करवाया जाए, जिससे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक सेवक किसी राजनीतिक आंदोलन का भाग नहीं लेगा। फिर लोक सेवक की मंत्रियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाए। लोक सेवकों को एक बार स्थानांतरण के पश्चात निश्चित समय के लिए सेवा स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। फिर निगमित अभिशासन की आवश्यकता क्यों है? एलपीजी के वर्तमान दौर में जहां सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी सामाजिक दृष्टि से प्रशासनिक सुधार होने चाहिए। बड़े व्यावसायिक घोटालों में शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक है। व्यवसाय को वित्त उपलब्ध करवाने वाले विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर लेखांकन अंकेक्षण की मांग, प्रबंधकीय सिद्धांतों एवं व्यवहारों में परिवर्तन, सामाजिक प्रासंगिकता के लिए। फिर सचिवालय सरकार का प्रमुख कार्यालय यंत्र है। राज्य विषयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदारी होता है। इस कथन के संदर्भ में सचिवालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो क्या क्या काम करता है? नीति निर्माण का, सूचना संग्रहण का, फिर समन्वय का, नियम निर्माण का और नियंत्रण का। फिर विधायी दायित्व होते हैं, कार्मिक प्रशासन का कुछ कार्य करता है, वित्त संबंधी कार्य करता है और सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य करता है। फिर विकास प्रशासन का क्षेत्र क्या है और इसके महत्व पर समस्याओं पर लेख लिखिए। तो विकास प्रशासन वह प्रशासन है जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकास के केंद्रित केंद्रित है। यह विभिन्न योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य करता है। विकास प्रशासन के क्षेत्र में निम्न को शामिल किया गया है: सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन की एजेंसियां, पोस्टकोप के सिद्धांत, प्रशासनिक सुधार, मानवीय तत्वों मूल्यों का अध्ययन, जन सहयोग व जनसंपर्क व जन सहभागिता, लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण। विकास प्रशासन का महत्व: विकास प्रशासन नियामकीय राज्य का पूरक है। कानून शांति व्यवस्था बनाए रखना। विकास प्रशासन जन कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति में सहायक है। यह सामाजिक आर्थिक विकास में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन न्याय का साधन है। फिर विकास प्रशासन जन समस्याओं के समाधान व जन इच्छाओं की पूर्ति का कारक है। यह प्रशासन में विभिन्न नवाचारों व सुधारों को बढ़ावा देता है। यह सरकारी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। विकास प्रशासन में समस्याएं: सामान्य विशेषज्ञ विवाद, मंत्री लोक सेवक विवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, परंपरागत समाज, नवाचार तकनीक उन्नयन में कमी, विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता की कमी, संसाधनों की कमी, कार्मिक संसाधन व वित्तीय संसाधनों की कमी, फिर जागरूकता की कमी व शिक्षा चेतना की कमी। प्रशासनिक संस्कृति के निर्माणक आधारों को समझाते हुए भारत में प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो प्रशासनिक संस्कृति के निर्माणक के आधार: ऐतिहासिक आधार: किसी भी देश की प्रशासनिक संस्कृति का आधार उसका इतिहास होता है। समाज की सामान्य संस्कृति: प्रशासनिक संस्कृति का पोषण समाज विशेष की सामान्य संस्कृति से होता है। फिर सामाजिक आर्थिक संरचना: किसी देश में प्रशासनिक संस्कृति को बनाने में सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावशाली भूमिका निभाती है। फिर राजनीति और राजनीतिकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और उनके मनोभाव संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करते हैं। फिर भारत में प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताएं:
तो ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है, लाल फीताशाही अधिकारी नियमों व विनियमों पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ है, लोक सेवक सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन दलीय अनासक्ति से करते हैं, फिर लोक प्रशासन का आकार विशाल होने के कारण एकरूपता का अभाव है, यह सामान्य प्रधान रहा है लेकिन अब विशेषज्ञों की नियुक्ति होने लगी है, नियामकीय व विकास कार्यों को मिश्रित कर दिया गया है, स्वतंत्रता के पश्चात कल्याणकारी व राज्य तथा समाजवादी अवधारणा के फलस्वरूप प्रशासन के महत्व शक्तियों में वृद्धि हो गई। प्रशासन का संगठन सोपानात्मक है और प्रशासन एक बंद व्यवस्था है। बाहरी वातावरण के परिवर्तनों का प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई नहीं देता। तो अपन इसको भी देख लेते हैं। कौन से को? इसको। तो राज्य का शासन सचिवालय ही वास्तव में वह तंत्र है जिसकी सहायता से राज्य में राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। सचिवालय का प्रमुख दायित्व मंत्रिपरिषद को नीति निर्माण में सहायता करना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त सचिवालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी देखरेख करता है। मुख्य रूप से शासन सचिवालय की भूमिका के विविध आयामों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नीति निर्माण। सचिवालय वस्तुतः नीति निर्माण की प्रमुख संस्था है। यहाँ नई नीतियां बनाई जाती हैं, पुरानी संशोधित होती हैं, कुछ अनावश्यक व अनुपयोगी होने के कारण समाप्त हो जाती हैं। फिर सूचना संग्रहण। सचिवालय द्वारा राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है, उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर नीति निर्माण, नीति निष्पादन, मूल्यांकन किया जाता है। फिर समन्वय। तो प्रशासन की विभिन्न गतिविधियां निदेशकों, मंडलों, निगमों, उपक्रमों आदि के मध्य संचालित होती हैं। इन सब में समन्वय आवश्यक है ताकि राज्य के समन्वित विकास को दिशा दी जा सके। फिर नियम निर्माण व नियंत्रण। सचिवालय के विभागों द्वारा सरकारी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। फिर विधायी दायित्व। राज्य सरकार के शासन प्रशासन संबंधी विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर तथा नए पुराने विधेयकों के निर्माण संशोधन के संबंध में विचार शासन सचिवालय में ही होता है। फिर कार्मिक प्रशासन। तो सचिवालय ही वह स्थान है जहाँ लोक सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्रवाई के विषय में नीतियां तथा पत्तियां बनाई तय की जाती हैं। फिर वित्तीय संबंधी कार्य। तो बजट निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों से प्राप्त आय व्यय के अनुमोदनों का अध्ययन तथा संशोधन करना सचिवालय के वित्तीय विभाग का दायित्व है। फिर सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत समस्त सरकारी संपदा है। सरकारी आवास, भवन, विश्राम गृह, वाहन आदि इसी विभाग के क्षेत्राधिकार में है। केंद्र तथा अन्य राज्यों में से संबंधित दायित्व। फिर प्रशासनिक सुधार। प्रशासकीय नेतृत्व। वस्तुतः सचिवालय राज्य के संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करता है, नियंत्रण व निरीक्षण करता है। फिर अगला है एक उभरते विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन को अंतोगत्वा विज्ञान किसने कहा? तो एक उभरते विज्ञान के रूप में रेजिनाल्ड ई ग्लेमोर ने प्रशासन को रेजिनाल्ड ई ग्लेमोर ने प्रशासन को अंतोगत्वा विज्ञान कहा। यह मत विज्ञान शब्द को पूर्ण, विशुद्ध या सूक्ष्मता से ग्रहण न करके उसे अनुभव व अवलोकन द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में देखता है। तो लोक प्रशासन का आदर्शात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो आदर्शवादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन में दर्शन, शास्त्रीय मूल्यांकन अथवा नैतिक भाग को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह लोक प्रशासन के विचारात्मक अथवा विश्लेषणात्मक तत्वों पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार प्रशासन के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों में समानताएं होती है, किंतु उनमें अंतर भी पाए जाते हैं। प्रशासन को एक पृथक संगठन मानना चाहिए। इसका उद्देश्य कतिपय मूल्यों को क्रियान्वित करना होता है। प्रशासन को इन्हीं मूल्यों की दृष्टि से गठित, संचालित व अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। रेड बस्टर से क्या तात्पर्य है? रेड बस्टर जो व्यक्ति समूह द्वारा निर्धारित किए गए उत्पादन के लक्ष्य से आगे बढ़ता है वह सेकीखोर या रेड बस्टर कहलाता है। फिर विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और किस लेख में किया? विकास प्रशासन का सर्वप्रथम प्रयोग एक भारतीय अध्येता यूएल गोस्वामी ने 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया। फिर नव टेलरवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेलिज्म सिद्धांत को नव टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत संगठन में
वैज्ञानिक विधियों संसाधनों के कुशलतम प्रयोग पर बल देता है। यह संगठन में कार्य कुशलता एवं मितव्ययिता का समर्थन करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले होता है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त या हटाया जा सकता है। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। फिर प्रशासन में संकुचित दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण को ही संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके मुख्य प्रमुख समर्थक साइमन स्मिथवर्ग को माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, पोस्टकोप संबंधी कार्य करते हैं एवं संगठन में नीति निर्माण संबंधी कार्य संपन्न करते हैं, केवल वे प्रशासन के भाग हैं। अर्थात दृष्टिकोण तकनीकी, लिपिक, कर्मचारी वर्ग, सहायक कर्मचारी को प्रशासन में शामिल नहीं करता। फिर मिनोबुक सम्मेलन का आयोजन। पहले मिनोबुक सम्मेलन द्वारा निर्धारित नव लोक प्रशासन के लक्ष्यों के नाम लिखिए। तो मिनोबुक सम्मेलन का आयोजन 1968 में किया गया। इसके अध्यक्ष बाल्डो थे। नवलोक प्रशासन में 4 निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए गए। कौन से थे? आरपीएससी, रिलीवेंस, सॉरी आर आरबी सॉरी वीआरएससी। तो वीआरएससी से कौन कौन से किए? तो मूल्य समता, परिवर्तन प्रासंगिकता, तो रिलीवेंस, वैल्यू रिलीवेंस, फिर चेंज और इक्विटी। फिर सीएसआर एक्ट के तहत सम्मिलित की जाने वाली कंपनी की शर्तों का उल्लेख कीजिए। सीएसआर के अंतर्गत कंपनी आती है जिनका टर्नओवर 1000 करोड़, लाभ अर्जन 5 करोड़ और औसत नेटवर्थ 500 करोड़ हो। यह कंपनी अपने लाभ का 2% कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करना होता है। फिर सामान्य तथा विशिष्ट प्रत्यायोजन के मध्य प्रमुख अंतर। सामान्य एवं विशिष्ट प्रत्यायोजन, यदि उच्च अधिकारियों द्वारा संपूर्ण कार्य अधीनस्थों को सौंप दिया जाए तो सामान्य प्रत्यायोजन, यदि उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ विशिष्ट गतिविधियां अधीनस्थों को सौंप दी जाए तो विशिष्ट प्रत्यायोजन। फिर इन किन परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद मुक्त करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को के पश्चात पर्यंत तब तक पद पर धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, लेकिन यदि वह विधानसभा में बहुमत खो दे तो त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। फिर संगठन की उत्प्रेरक शक्तियां क्या हैं? किसी संगठन में अवरोधक व उत्प्रेरक शक्तियों को व्यवस्थित तरीके से चलायमान रखने हेतु आवश्यक होती हैं। उत्प्रेरक शक्तियों के रूप में कर्मचारियों के हेतु पर्याप्त वेतन, सकारात्मक कार्य परिस्थितियां, सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिक संबंध मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। फिर भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विकास हेतु गठित समितियां। तो ओंकार गोस्वामी समिति, कुमार मंगलम बिरला समिति, नरेश चंद्र समिति, नारायण मूर्ति समिति, उदय कोटक समिति। फिर प्रशासनिक विकास को परिभाषित कीजिए। तो विकास प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रशासन में किए संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, व्यवहारात्मक और प्रशासनिक विकास कहलाते हैं। वस्तुतः यह प्रशासन का विकास है। फिर एक लोक सेवक के संदर्भ में लोक सेवा के प्रति समर्पण से क्या तात्पर्य है? तो लोक सेवा के प्रति समर्पण से आशय है कि लोक सेवक में संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, लक्ष्य, कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां, कार्यक्रम, अभियान आदि को समर्पित भाव से पूर्ण क्रियान्वयन का निश्चय हो। फिर उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता में निम्न मुख्य अंतर पाए जाते हैं। उत्तरदायित्व, यह व्यक्तिगत या नैतिक है। यह जवाबदेहिता, यह कानूनी बाध्यता है। फिर उत्तरदायित्व, यह व्यक्तिगत जीवन एवं सैन्य प्रशासन दोनों जगह लागू होता है। जवाबदेहिता, यह केवल सैन्य प्रशासन व सामान्य प्रशासन में लागू होता है। उत्तरदायित्व, इसका संबंध स्व चेतना से है। जवाबदेहिता, इसका संबंध संगठनात्मक चेतनाओं से है। फिर उपखंड अधिकारी के दंडनायक के रूप में भूमिका। तो उपखंड में कर्फ्यू लगाना, शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना, फौजदारी से प्रकरणों में जानकारी मांगना, उपखंड में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, उपखंड के पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करना एवं दिशा निर्देश, अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजना। फिर निदेशालय को राज्य का हाथ पैर कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो जहाँ सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति निर्माण है, वही सचिवालय के अधीन
संस्थान निदेशालय का प्रमुख कार्य उन नीतियों का क्रियान्वयन करना है। निदेशालय राजधानी के अलावा राज्य के अन्य शहरों में भी होता है तथा उसमें विशेषज्ञों का प्रभुत्व होता है जो नीतियों के सुव्यवस्थित व कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। अतः निदेशालय को राज्य प्रशासन का हाथ पैर कहा जाता है। फिर मुख्य सचिव व कैबिनेट सचिव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य सचिव किसी राज्य के सचिवों का प्रमुख तथा राज्य नौकरशाही का सर्वोच्च पद है। वहीं कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवों का प्रमुख न होकर केंद्रीय सचिवालय में ही सचिव होता है। वह केंद्रीय सचिवों में बराबरों में प्रथम होता है। मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्य कैबिनेट सचिव से अधिक विस्तृत होते हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय तथा प्रशासनिक मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, लेकिन कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। फिर किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, स्वायत्तता। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के ZA में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसे न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से समान आधारों के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तियों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी शिकायत की जांच करते समय मानवाधिकारों को किन मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? मानवाधिकार आयोग को जांच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्न शक्तियां प्राप्त है। पहला, लोक सेवक को समन करना, गवाह को बुलाना, शपथ पत्र बयान लेना, सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगाना। फिर राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल को विधानसभा को निश्चित समय से पूर्व भंग कर सकता है। विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की घोषणा के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यालय बढ़ा सकती है, जो कि एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होता। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात इसका बढ़ा हुआ कार्यालय अधिक से अधिक 6 माह हो सकता है। फिर प्रसिद्ध विद्वान उर्वरक नियंत्रण के क्षेत्र व उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, संबंध बताते हैं? तो प्रसिद्ध विद्वान उर्वरक नियंत्रण के क्षेत्र की व्याख्या उत्तरदायित्व की मात्रा से जोड़कर करते हैं। उनके अनुसार उच्च उत्तरदायित्व नियंत्रण के क्षेत्र को कम करता है तथा उत्तरदायित्व की कमी नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। यही कारण है कि उर्वरक ने संगठन के विभिन्न स्तरों को नियंत्रण का क्षेत्र अलग अलग बताया है। फिर मंत्री परिषद में मंत्रियों की कौन सी श्रेणियां हैं, कितनी व कौन सी श्रेणियां हैं? तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की निम्न श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्री परिषद में उपयुक्त श्रेणियों के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल छोटी पर अधिक महत्वपूर्ण व यथाशक्तिशाली इकाई होती है। इसमें कैबिनेट स्तर के तथा स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री किसी न किसी विभाग के प्रभारी होते हैं। वे मंत्री परिषद में शीर्ष पर होते हैं तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने संबंधी प्रावधानों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इन्हें हटाने के मुख्य आधार निम्न हैं: अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से बाहर सवैतनिक नियोजन में कार्यरत हों, अगर राष्ट्रपति की दृष्टि से मानसिक व शारीरिक अयोग्य होने के कारण पद पर योग्य न हो, फिर यदि कदाचार का दोषी पाया जाए तो उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत। फिर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर। तो उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीति नियंत्रण होता है, मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। निजी प्रशासन प्रत्यक्ष राजनीति नियंत्रण नहीं होता, मुख्य उद्देश्य लाभ के लिए लाभ अर्जन होता है। फिर मानव संसाधनों की आवश्यकता नौकरशाही कार्य करती है और यहाँ पे नौकरशाही कार्य नहीं करती। रिकॉर्ड प्रबंधन लाल फीताशाही की वजह से कार्यों में अनावश्यक देरी, यहाँ पे समन्वयमुखी प्रशासन होता है। फिर शोध एवं अनुसंधान कार्य, तो नए संगठन का निर्माण जनता की मांग पर किया जाता है। नए संगठन का निर्माण लागत व विश्लेषण के पश्चात किया जाता है। फिर राजस्थान में लोक प्रशासन विषय की विकास यात्रा पर टिप्पणी कीजिए। तो सन 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। अधिकांश विश्वविद्यालय में जहाँ इस विषय की शुरुआत राजनीति विभाग के साथ हुई, वहीं राजस्थान में इस विषय की विकास यात्रा अर्थशास्त्र के रूप के भूतपूर्व प्रोफेसर M.B. माथुर, जिन्होंने इंग्लैंड से लोक प्रशासन के स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त कर रखा था,
ने इस विषय से प्रारंभ करने में विशेष रुचि दिखाई। प्रोफेसर माथुर को राजस्थान राज्य में लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके नेतृत्व में अर्थशास्त्र विभाग का नाम बदलकर अर्थशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग रखा गया। सन 1969 में नहीं 59 में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम दल स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके निकला था। राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन को स्वतंत्र विभाग का दर्जा 1965 में मिल गया। इस विश्वविद्यालय द्वारा सन 1971 में इस विषय पर पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। फिर नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों पर प्रभाव डालिए। तो नवीन लोक प्रशासन में 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहले प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता व परिवर्तन पर बल दिया गया है। प्रासंगिकता शब्द लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं से जूझने की क्षमता की ओर संकेत करता है। फिर मूल्य, इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया है कि प्रशासन को उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए जो समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान कर सकें, साथ ही कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा कर सकें। फिर सामाजिक समानता, सामाजिक समानता के विचारों का विस्तार ही लोक प्रशासन का मौलिक आधार है तथा नवीन लोक प्रशासन ने इसी पर जोर दिया है कि लोक प्रशासन समाज के दलित वंचित वर्गों के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पीड़ा को समझने और कष्टों का निवारण हेतु कदम उठाएं। फिर परिवर्तन, नवीन लोक प्रशासन को परंपरावादी लोक प्रशासन की अपेक्षा कम जातिगत और अधिक सार्वजनिक होना चाहिए। यह वर्णनात्मक कम और निर्देशात्मक तथा अनुशासनात्मक ज्यादा होता है। यह संस्थागत कम तथा अपने जुड़े उपभोक्ताओं के प्रभावों की तरफ अधिक उन्मुख होता है। फिर सत्ता को प्रबंधित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो प्रमुख कारक निम्न है। तकनीकी कारक, उच्च अधिकारी में तकनीकी ज्ञान का अभाव। जैविक कारक, उच्च अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश देना जिससे अधीनस्थ का जीवन खतरे में पड़ जाए। फिर आर्थिक कारक, यदि अधीनस्थ को उच्च अधिकारी के आदेश से आर्थिक नुकसान हो तो इनकार कर सकता है। पर्यावरणीय कारक, बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, आग आदि। फिर विधायी नियंत्रण, तो विभिन्न प्रस्तावों द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। फिर कार्यपालिका नियंत्रण, जिसमें नियुक्ति, निष्कासन, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन। फिर न्यायिक नियंत्रण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। फिर मीडिया द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की आलोचना द्वारा स्टिंग ऑपरेशन। राजस्व प्रशासन के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका पर व्याख्या कीजिए। तो जिले में राजस्व संग्रहण करना, अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों का निरीक्षण, उदाहरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी। तो जिले में भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य, उदाहरण कृषि भूमि को वाणिज्य भूमि। फिर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, राज्य सरकार के राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन। जिले में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य। फिर जिले में भू अभिलेखों का प्रबंधन, उदाहरण जमाबंदी और भू नक्शा। फिर जिले में राजस्व मुकदमों की सुनवाई, जिले में फसलों का अनुमान। फिर विकास प्रशासन क्या है? प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। विकास प्रशासन सरकार के सरकार के विकास कार्यों, कार्यक्रमों, योजना पर बल देता है। विकास प्रशासन सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से अर्थव्यवस्था व प्रशासन में परिणात्मक व गुणात्मक बदलाव लाने पर लक्षित होता है। इस विकास प्रशासन की प्रासंगिकता व उपादेयता निम्न बिंदुओं से सिद्ध होती है। विकास प्रशासन से लोक प्रशासन के सिद्धांत, विषय के रूप में एवं व्यवहार प्रशासन के क्रियान्वयन पक्ष के विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। ऐसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, मानवाधिकार, ये सब अपने पढ़ लिए हैं। फिर विकास प्रशासन ने विकास के पश्चिमी प्रतिमान अब ठीक है। लोक प्रशासन के विकास क्रम में चुनौतियों के काल पर लघु लेख। लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण 1938 से 47 में चुनौतियों का काल माना जाता है। यह काल लोक प्रशासन के विकास में आलोचनाओं और चुनौतियों का काल रहा है। इस चरण में का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय संबंधों पर जोर देना। इस चरण का प्रारंभ द्वितीय चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन में तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई। इन्हें कहावतें कहा जाने लगा। इसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध ऑर्टन प्रयोग रहा। सन 1938 में आई बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रकाशित हुई, जिसमें संगठन को सामाजिक व्यवस्था
तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर मानवीय तत्वों का प्रभावों का विश्लेषण के रूप में देखा गया। शासन सचिवालय राज्य के नीति निर्माण में किस प्रकार भूमिका करता है? फिर प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रह्मात्मक नियंत्रण, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष का सरकार पर नियंत्रण है। व्यवस्थापिका में कार्यपालिका प्रभुत्व, प्राय सभी कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यपालिका पर निर्भरता, विधायिका के सदस्यों में विशेषज्ञता का अभाव। फिर यह एक पक्षीय नियंत्रण है। विधायिका का बड़ा आकार, वॉकआउट संस्कृति, प्रदत्त व्यवस्थापन, व्यवस्थापिका में भ्रष्टाचार जैसे ऑपरेशन दुर्योधन 2005। तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की सीमाएं। फिर विकसित व विकासशील देशों के प्रशासन में अंतर। तो प्रशासन स्वायत्त विकसित हुआ है, यहाँ पे औपनिवेशिक विरासत है। नीति निर्माण में विशेषज्ञ भूमिका, यहाँ पे सामान्य की भूमिका। तकनीकी रूप से सशक्त, तकनीक का अभाव। संवेदनशील प्रशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जन सहभागिता युक्त, यहाँ पे जन सहभागिता का अभाव। राजनीतिज्ञों व लोक सेवकों के बीच समन्वय, राजनीतिक व लोक सेवकों के मध्य विवाद। नियमों व कानूनों में लचीलापन, नियमों कानूनों की कठोरता। लोक प्रशासन की गुणात्मक भूमिका, यहाँ पे लोक प्रशासन की मात्रात्मक भूमिका। नवलोक प्रशासन का उदय, विकास प्रशासन का उदय 1955 और यहाँ पे नवलोक प्रशासन 1968। भारत में लोकायुक्त संस्थान की कार्यप्रणाली तथा उपादेयता अभी संतोषजनक स्तर को नहीं छू पाई है। तो भारत में लोकायुक्त संस्था की कार्यप्रणाली तथा उपादेयता भी संतोषजनक स्तर नहीं छू पाई है। संस्था का सशक्त बनाने हेतु निम्न उपाय नवाचार करने की आवश्यकता है। पहला, राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोकायुक्त का पद हमेशा भरा रहे एवं नियुक्ति समय पर की जाए। फिर लोकायुक्त की सिफारिशें कुल मामलों में बाध्यकारी होनी चाहिए। वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानमंडल में पर्याप्त चर्चा की जानी चाहिए। जब केंद्र में लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को रखा गया तो उसकी तर्ज पर राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल विभिन्न पद जो इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है इनके क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने चाहिए। फिर अत्यधिक लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए इनकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। 5 वर्ष से पुराने मामलों में भी जांच का अधिकार मिलना चाहिए। फिर लोकायुक्त संस्थान का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए एवं इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार के मुख्य रूप से किन कार्यों का निर्वहन करता है? तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप से तहसीलदार मुख्य रूप से निम्न कार्यों का क्रियान्वयन करता है। ये अपन ने देख लिए थे। फिर केंद्रीय विकेंद्रीकरण के प्रमुख अंतर। तो केंद्रीकरण सत्ता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित रहता है। विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्योजन अधीनस्थों को कर दिया जाता है। केंद्रीकरण में परंपरागत तथा कठोरता की परिचायक है। विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोचशीलता की परिचायक है। केंद्रीकरण अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग को कम विश्वास करता है। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों जनता के सहयोग पर निर्भर करता है। केंद्रीकरण रक्षा, निवेश, नियोजन, वित्त, लेखांकन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। विकेंद्रीकरण सामाजिक सेवाओं, जन कल्याण तथा सामान्य विषयों में अधिक होता है। फिर केंद्रीकरण नीति, कानून, कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं। फिर विकेंद्रीकरण अधिकांश निर्णय अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयां करती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते समय किन बातों का ध्यान रखता है? मुख्यमंत्री सामान्यतः मंत्रिपरिषद के गठन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है। दल के वरिष्ठ तथा दल में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण विभाग। फिर विभिन्न क्षेत्रों जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मंत्रिपरिषद में उचित स्थान। राष्ट्रीय स्तर पर दल के उच्च नेतृत्व की इच्छा भी महत्वपूर्ण होती है। फिर गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों की सदस्य संख्या व प्रभाव के अनुकूल विभाग आवंटन। अंततः व्यक्ति की योग्यता, व्यापक जनाधार, लोकप्रियता, व्यक्तित्व आदि विभाग आवंटन के निर्णायक तत्व हैं। फिर लोक प्रशासन 1991 के उदारीकरण के प्रभावों का लघु लेख लिखिए। तो लोक प्रशासन पर 1991 के उदारीकरण के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। राज्य के पश्चबेलन सिद्धांत का उदय, नौकरशाही की सीमित भूमिका। फिर लोक प्रशासनकर्ता व नियंत्रणकर्ता के स्थान पर वितरणकर्ता, सहजकर्ता व प्रोत्साहनकर्ता। लोक प्रशासन में गवर्नेंस पर बल, नौकरशाही तथा सरकार के आकार में कटौती की गई। प्रशासनिक सुधार व नवाचारों पर बल, उदाहरण सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार। फिर नीति निर्माण में
अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बढ़ती भूमिका जैसे WTO, IMF। फिर लोक प्रशासन में ग्राहकोन्मुखता पर बल, लोक प्रशासन में जन सहभागिता का समर्थन जैसे PPP मॉडल। फिर सरकारी संस्थानों के समुचित उपयोग पर बल। लोक प्रशासन को सभ्य जीवन का रक्षक, परिवर्तन एवं विकास का पथ प्रदर्शक माना गया है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो निम्न प्रकार से समझा जा सकता है लोक प्रशासन के महत्व को: राष्ट्र की रक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखने में। फिर लोक कल्याण का माध्यम है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है, प्रजातंत्र का प्रहरी है। फिर कला एवं संस्कृति का संरक्षक है, विकास एवं परिवर्तन के यंत्र के रूप में, और नीति क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व होता है। फिर नवलोक प्रबंधन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। यह नवलोक प्रशासन के किस प्रकार भिन्न है? तो नवलोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं में पारदर्शिता पर बल देना, बाह्यकरण, ठेकापद्धति को प्रोत्साहन, उपलब्धि मूल्यांकन पर बल, सरकार के आकार में कटौती करना, प्रशासनिक लागत में कमी लाना, पद सोपान में लचीलापन, ग्राहकोन्मुखता, विनौकरशाहीकरण, राजनीति प्रशासन विभाजन का विरोध करना सम्मिलित है। फिर नव लोक प्रशासन, तो उदय का कारक कारण अमेरिकी आर्थिक सामाजिक विकास के कारण। फिर नवलोक प्रबंधन, उदय का कारण उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। फिर नवलोक प्रशासन का, यह युवाओं का आंदोलन है। नवलोक प्रबंधन युवाओं व अनुभवी विद्वानों का आंदोलन है। नवलोक प्रशासन, इसके 4 प्रमुख लक्ष्य हैं: मूल्य परिवर्तन, समता, प्रासंगिकता। नवलोक प्रबंधन 3 पर बल देता है। फिर नवलोक प्रशासन, यह मूल लोक प्रशासन के प्रगतिशील विज्ञान बनना चाहता है। नवलोक प्रबंधन, यह लोक प्रशासन में प्रबंधन का समर्थक है। इसकी फिर नवलोक प्रशासन की विशेषताएं: जन सहभागिता, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध और ग्राहकोन्मुखता। नवलोक प्रबंधन की विशेषताएं: विनौकरशाहीकरण, बाह्यकरण, स्थानीयकरण। नवलोक प्रशासन, यह केवल विकसित देशों हेतु प्रासंगिक है। नवलोक प्रबंधन विकसित विकासशील दोनों के लिए प्रासंगिक है। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता व औचित्यकरण का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन का न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता प्रशासन द्वारा कार्य निष्पादन में लापरवाही, संवैधानिक नियमों उल्लंघनों के समय अनिवार्य हो जाती है। जब किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय उस संस्था, व्यक्ति या सरकार को ऐसा करने से मना करेगा तथा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करता है। ये नियंत्रण के अवसर निम्न होते हैं: अधिकार क्षेत्र का अभाव, जब अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। फिर वैधानिक त्रुटि, जब किसी अधिकारी को कानून पालन करने के लिए शक्ति दी जाती है और वह नागरिकों को ऐसे उत्तरदायित्व लाद देता है जो वास्तव में उस सीमा से बाहर होते हैं। फिर तथ्यों का पता लगाने में त्रुटि, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्यों में तथ्यों का उचित तरीके से पता लगाए बिना किसी नागरिक को उसे हानि पहुंचाने वाला आदेश देता है। फिर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, यदि कार्यालय का अभिलेख यह प्रदर्शित करे कि प्रक्रिया में गलती की गई है या कुछ छोड़ा गया है, तो न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32, 226 के अंतर्गत निम्न अंतर्गत समादेश जारी किए जाते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत न्यायालय प्रशासन को किसी बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायपालिका के समक्ष पेश करने का आदेश दे सकती है। फिर उत्प्रेषण, तो इस अभिलेख के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे से संबंधित दस्तावेज सबूत अपने पास मंगवा सकती है। फिर परमादेश, इसमें उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक का आदेश दे सकती है। फिर है अधिकार परीक्षा, तो इसके अंतर्गत न्यायालय किसी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य में गैर कानूनी कार्य पर रोक लगाई जा सकती है। फिर निषेधाज्ञा, यह अपील केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
फिर राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां बताती हुए इसका आलोचनात्मक प्रशिक्षण। तो 163 तो राज्यपाल की स्वविवेकीय उत्तरदायित्व शक्तियों को परिभाषित करता है। इन शक्तियों का प्रयोग का निर्णय राज्यपाल स्वयं करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें निम्न प्रमुख है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को दे सकता है। फिर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार राज्यपाल को है। छठी अनुसूची असम के राज्यपाल को 2 विवेकाधिकार प्रदान करती है। फिर संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत यदि राष्ट्रपति कुछ निर्देश देता है तो राज्यपाल उन दायित्वों को पूरा करता है। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है। विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यालय के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के मामले में। तो राज्यपाल कई बार अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सूझबूझ तथा व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, तो कई भूमिका को विवादास्पद भी बना लिया है। 1967 में राजस्थान में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे राज्य में विरोध हुए तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इस संबंध में सरकारी आयोग ने राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति को सीमित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने के संदर्भ में समय सीमा का निश्चित नहीं होना संबंध में सरकारी आयोग ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के संदर्भ में एसआर बम्बई बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सीमित किया गया। सारांशतः राज्यपाल केंद्र व राज्य के मध्य ऐसी कड़ी है जिसकी एक और राज्य के स्थानीय विकास व आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भूमिका अपेक्षित है, तो दूसरी ओर यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखेगा। फिर अगला आता है अपना, तो लोक सेवकों में नैतिकता के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई नियमावलियां लिखिए। तो अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति लोक सेवकों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में लोक सेवकों के अंदर नैतिकता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न नियमावली बनाई गई हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1954, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 1955, फिर रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1956, राजस्थान राज्य आचरण नियमावली 1971। तो सिविल सर्विस की तो 1954 में आई, फिर सेंट्रल सर्विसेज की आई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां उनकी 1955, फिर रेलवे की आई 1956 में, और राजस्थान की आई 1971। फिर उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए, उत्तरदायित्व जवाबदेहिता में अंतर दीजिए। तो किसी व्यक्ति का कुछ कार्य करने या न करने, किसी विशेष प्रकार से करने अथवा न करने की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व कहलाती है। इसका आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बाध्यता से है। इस बाध्यता का स्वरूप दंडात्मक होना आवश्यक नहीं है। फिर लोक प्रशासन अध्ययन के वैज्ञानिक प्रबंध संबंध में मानसिक क्रांति नियम क्या है? तो डब्ल्यू.एफ. टेलर ने संगठन में प्रबंध व कर्मचारियों के मध्य समन्वय हेतु वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के तहत मानसिक क्रांति नियम दिया। टेलर ने मानसिक क्रांति द्वारा प्रबंध व कर्मचारियों के मध्य समन्वय वृद्धि का प्रयास किए। उसके अनुसार दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रबंध को श्रमिकों को पर्याप्त वेतन व सकारात्मक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध करवानी चाहिए तथा श्रमिकों को प्रबंध हेतु अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिए। ये उत्पाद उपभोक्ताओं हेतु भी लाभप्रद है। फिर लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर राजस्थान लोकायुक्त उपलोकायुक्त 1973 के तहत किन्हें लोक सेवक माना गया है? तो मंत्री सचिव अधिकारी, मंत्री सचिव एवं अधिकारी, जिला परिषद, पंचायत समिति, स्थायी समितियों के प्रमुख, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद व स्थायी समितियों के प्रमुख, राजस्थान सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी कर्मचारी, राजस्थान के किसी स्थानीय प्राधिकरण का कर्मचारी। मंत्री से आशय राजस्थान की मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री के अतिरिक्त से हैं, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री।
सचिव से आशय राजस्थान सरकार के सचिव से है। इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं। फिर अधिकारी से आशय राजस्थान राज्य के कार्यकलापों में संबंध किसी लोक सेवक या लोक पद पर नियुक्त व्यक्तियों से है। फिर संगठन में कौन से कारक प्रत्यायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये अपन को बताना है।